अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 9th की न्यू केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। और अगर हम इसका नेम देखें तो ये हमारे पास है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स से हमें पता चल जाता है कि चैप्टर जो है हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन में वो बताता है कि एनर्जी जो होती है हमारे पास एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी जो है हमारे पास वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टेबल, जो कि एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट हो सकती है, इंटर कन्वर्टेबल है ये। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल्स को पढ़ रहे हैं, तो इसमें वो कहते हैं कि अगर हम केमिकल एनर्जेटिक्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है हमारे पास केमिकल एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास हीट एनर्जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग इसके डिफाइन देखते हैं कि केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है। तो वो बात करते हैं कि द इन दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम आर बॉन्डेड टुगेदर टू ईच अदर। अब क्या होता है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन एटम्स के अंदर जो अपनी एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है हमारे पास, उनके अंदर जो एटम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी जो एनर्जी है वो हमारे पास किसी भी सिस्टम की केमिकल एनर्जी है, वो उनके अंदर स्टोर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हीट एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। अब तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि केमिस्ट्री में दो या दो से ज्यादा एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो उनके नतीजे में जो है आपस में उनके जुड़ने के नतीजे में एक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे वो बात करता है कि जब बॉन्ड बनता है, मतलब जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, तो इनमें से एनर्जी रिलीज होती है, इसमें से एनर्जी निकल जाती है। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो एटम आपस में मौजूद है और हम इनको आपस में तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दो एटम्स के टूटने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब ये एनर्जी हम इसको देते हैं, एटम्स ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है। तो अब दो तरह की हमने हीट एनर्जी पढ़ी, ठीक है, एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एक रिलीज हो रही है। जब बॉन्ड बन रहा है, दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके अंदर से एनर्जी खारिज हो रही है। लेकिन जब दो एटम को हमने तोड़ना हो, अलग अलग करना हो, ठीक है, तो हम उसको एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी अपने अंदर जज्ब करते हैं और वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्म्स की एनर्जी मौजूद होती है। अब क्या होगी, केमिकल एनर्जी वो एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है, और एक दूसरी एनर्जी वो है जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो है सामने आती है हमारे। तो ये हमारे पास एनर्जीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी एनर्जी चेंज। अब वो कहते हैं एनर्जेटिक्स में हम क्या करते हैं कि ये जो एनर्जी की तब्दीली आई है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके दौरान आने वाली जो तब्दीलियां हैं, एनर्जी में जो तब्दीली आ रही है, उसकी स्टडी जो है वो हम लोग इसी एनर्जेटिक्स में करते हैं। हमारे पास एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। These changes are caused by the making and breaking of bond during a reaction। अब वो कहते हैं ये तब्दीलियां क्यों आती हैं, जब भी किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई बॉन्ड बन रहा होता है या कोई बॉन्ड टूट रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, तो तब्दीलियां आती हैं एनर्जी में। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वीक बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक while in product new strong bond are formed। अब वो कहते हैं ज्यादातर रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है, जो बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए, पहले से बने हुए कुछ बॉन्ड और वो बहुत कमजोर है, तो ऐसे बॉन्ड टूट जाते हैं और उनके नतीजे में वो बॉन्ड बनते हैं जो ज्यादा मजबूत होते हैं। प्रोडक्ट में ऐसे बॉन्ड बनते हैं जो ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, वो कमजोर बॉन्ड को तोड़ के मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। ज्यादातर इस तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सिंस एनर्जी इज नीडेड, अब वो कहते हैं क्योंकि एनर्जी की जरूरत होती है टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब हम लोग ने पीछे भी पढ़ा है कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत है, नीड है। While energy is evolved when a bond is formed,
जबकि एनर्जी जो है वो निकलती है उसमें से जब एक बॉन्ड बनता है। सच रिएक्शन टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब वो कहता है कि ऐसे रिएक्शंस हमेशा तब होते हैं जब हीट में मतलब एनर्जी में एवोल्यूशन होती है, तब्दीली आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एटम्स मौजूद थे, ठीक है, उनको हीट दी गई, जब उनको हीट दी गई उनका जो कमजोर बॉन्ड था वो टूट गया, उसके नतीजे में नया बॉन्ड बन गया जो ज्यादा मजबूत था। बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड टूटने से एनर्जी जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई। तो इस तरह से एनर्जी में हीट में एवोल्यूशन आई, तब्दीली आई। इफ अ रिएक्शन इज अकॉम्पेंड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वो कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, किसी भी सिस्टम से बाहर निकलती है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड इफ द हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम लोग एक मिसाल के तौर पर इसको समझें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स है, ठीक है, इनके दरमियान बॉन्ड है। अब हमने क्या करना है, इनको तोड़ना है, अलग अलग करना है, ठीक है, अलग अलग करना है तो हम इसको हीट देंगे, ठीक है, हीट जब हम इसको देंगे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर जज्ब कर लेगा। अब जब कोई चीज अपने अंदर किसी चीज को जज्ब कर रही है तो मतलब वो एंडो अंदर अपने ले रही है। थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म यूज की गई है, एक्सोथर्मिक और एक की गई है एंडोथर्मिक। अब पहले हम लोग एंडोथर्मिक का जो है वो वर्ड देख लेते हैं कि वर्ड हमारे पास क्या है। एंडोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट और एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब, अंदर अपने ले जाना, इनर, इन, और इसका मतलब होता है हीट, मतलब इसने एनर्जी को अपने अंदर ले गए तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब की है। तो ऐसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अब हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास दो एटम्स है, दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए, जब एक दूसरे के करीब आए तो उनके दरमियान बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी बाहर की तरफ आई। एनर्जी बाहर की तरफ किस फॉर्म में आती है, हीट की फॉर्म में आती है, ठीक है, और एनर्जी एब्जॉर्ब भी किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। तो यहाँ से एनर्जी बाहर आई, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ आई, और इसको हम लोग ऐसी मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें से एनर्जी निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। थर्मिक मीन हीट, एक्सो मीन आउटसाइड, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें से सिस्टम में से जो मतलब रिएक्शन हो रहा है उसमें से एनर्जी बाहर की तरफ आई है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज वो बता रहा है कि इफ द रिएक्शन इज अकॉम्पेंड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकली हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड इफ हीट इज एब्जॉर्ब, और अगर एनर्जी जो है हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स में वी नॉट ओनली काउंटर द हीट, हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, विच कम आउट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट आल्सो एन अदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंथाल्पी। अब वो कहते हैं यहाँ पे हम सिर्फ हीट को इनकाउंटर नहीं कर रहे होते कि हाँ भाई आया कि केमिकल रिएक्शन में से हीट बाहर आई है या गई है, हम इसके अलावा एक और क्वांटिटी को भी देख रहे होते हैं जो कि हमारे पास होती है इंथाल्पी, ठीक है। इंथाल्पी की यहाँ पे हमारे पास डिफाइन दी हुई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंथाल्पी और हीट कंटेंट इज डिवाइड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। अब वो कहते हैं इंथाल्पी या हमारे पास हीट कंटेंट, ऐसी हमारे पास हीट है या ऐसी हमारे पास एनर्जी है जो किसी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर दो एटम्स हैं, दो एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में इनकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, और इस पूरे मॉलिक्यूल की जो टोटल हीट है, ठीक है, टोटल हीट को हम लोग जो इसके अंदर स्टोर्ड है उसको हम लोग इंथाल्पी कहते हैं। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड है उसको हम लोग इंथाल्पी कहते हैं। द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज किलोजॉल पर मोल। अब वो कहते हैं कि इसको हम लोग मेजर किस तरह से करते हैं, किलोजॉल पर मोल, इस मेजरमेंट में हम लोग इसको, इस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं।
नेक्स्ट वो बात करते हैं कि व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान, द टोटल इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। अब इंथाल्पी हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये स्टोर्ड एनर्जी थी। अब एनर्जी क्योंकि मजीद एनर्जी जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी क्योंकि एब्जॉर्ब हुई तो इंथाल्पी बढ़ गई, इंथाल्पी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंथाल्पी असल में हमारे पास क्या थी, स्टोर्ड एनर्जी थी। अब मजीद एनर्जी क्योंकि इसके अंदर जज्ब हुई है तो इंथाल्पी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि द टोटल इंथाल्पी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, जो टोटल हीट थी सिस्टम की, अब वो एनर्जी जो थी वो इंक्रीज हो गई है। व्हेन एनर्जी इज इवॉल्व, जब एनर्जी बाहर निकलती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के दौरान, द टोटल इंथाल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीज। अब वही बात है, अगर एनर्जी जो है बाहर जा रही है तो वो वही एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है उस में से कुछ एनर्जी बाहर चली गई है, तो इंथाल्पी जो उसके अंदर टोटल हीट एनर्जी जो है वो स्टोर थी अब वो कम हो गई है, तो इंथाल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है इंथाल्पी ऑफ सिस्टम किस तरह से इंक्रीज होती है और किस तरह से डिक्रीज होती है, हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि केमिकल इनर्जेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। अब वो कहते हैं ये जो केमिकल इनर्जेटिक्स एनर्जी के हवाले से हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी फील्ड है केमिस्ट्री की, जो कि हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानी जाती है। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक्स में वो कहते हैं कि हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी देखते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी किस तरह से फ्लो कर रही है। Thermodynamics deal with the energy change during a chemical reaction and how these changes affect the properties of chemical system। ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स की जो है वो डिफाइन है। वो कहते हैं थर्मोडायनामिक्स हमारे पास असल में क्या है, ये हमारे पास एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है, आया कि एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, और उस एनर्जी के बढ़ने से या कम होने से उसकी प्रॉपर्टीज पर या उसके केमिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंथाल्पी की डिफाइन हो गई, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स की डिफाइन भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डिफाइन भी आप लोगों ने मजीद देख लेनी है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि इन केमिस्ट्री एंड फिजिकल और एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी अ स्काल्डा सिस्टम। अब यहाँ पे वो कहते हैं केमिस्ट्री में कोई भी चीज जिसमें फिजिकल चेंज आता है या केमिकल चेंज आता है और उसको हम लोग स्टडी करें और वो अंडर स्टडी है, उस चीज को हम लोग सिस्टम कहते हैं। मतलब सिस्टम हम यू आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं एनीथिंग इन यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी, जिस पे हम स्टडी करें, ठीक है, और स्टडी के दौरान उसके अंदर कोई केमिकल चेंज आ रहा है या फिजिकल चेंज आ रहा है, तो वो हमारे पास सिस्टम है। ये हमारे पास सिस्टम की डिफाइन हो गई। द केमिकल रिएक्शन इंक्लूड, अच्छा केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, कैटालिस्ट होंगे। कैटालिस्ट हमारे पास जो है ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है। अच्छा सॉल्वेंट्स हो गए एंड एनीथिंग एल्स विच इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन दिस रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के अंदर जो जो चीजें हैं, ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब को जो है हम लोगों ने स्टडी करना है। एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब वो कहते हैं और सिस्टम मतलब वो चीजें जिनको हम स्टडी करें वो तो हमारे पास सिस्टम है, और वो तमाम चीजें जो सिस्टम के इर्द गिर्द है और उसको हम लोग स्टडी नहीं करते, वो हमारे पास सराउंडिंग होती है, ठीक है। एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाएगा। इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, वो कहते हैं आप एक बीकर लो, उसके अंदर पानी को जो है बॉयल करो, द वाटर मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड सिस्टम। तो क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल अब चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है, तो वो जो होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमारे पास सिस्टम कहलाएगा। वाइल एवरीथिंग सराउंडिंग लाइक दिस लाइक बीकर बर्नर ईटीसी विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग। अब क्योंकि बीकर वो उसके बाहर मौजूद है,
ठीक है, बर्नर कहते हैं जिससे हीट दी जा रही है, वो सारी चीजें जो है हमारे पास सराउंडिंग कहलाएंगी। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम transferred from surrounding to the system, the change is called endothermic and it has positive sign. नेक्स्ट वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब एनर्जी जो है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगी, मतलब उसके अंदर जा रही है, उसके अंदर जज्ब हो रही है, तो ऐसे चेंज को, ऐसी तब्दीली को हम लोग एंडोथर्मिक कहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी उसके अंदर जज्ब हो रही है एंड इट हैज पॉजिटिव साइन। अच्छा, अब क्योंकि वो एंडोथर्मिक है तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द सराउंडिंग। अब वो कहते हैं अगर एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, द चेंज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, तो ये जो तब्दीली होगी हम इसको एक्सोथर्मिक कहेंगे एंड इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या होगा, इस तब्दीली को हम लोग जो है नेगेटिव साइन से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई रिएक्शन दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन दिया जाता है और उसमें एनर्जी के साथ जो है माइनस की वैल्यू, जैसे -456 लिख दिया गया, इट मीन्स कि इसमें से ये एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर +564 लिख दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस रिएक्शन में, जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर एनर्जी जज्ब हो रही है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये चीजें जो है इस तरह से वो कहते हैं कि लिखी जाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एनर्जी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मच मोर। वो कहते हैं एनर्जी जो होती है वो इवॉल्व होती है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, इसमें हमारे पास कुकिंग हो गई, हीटिंग हो गई, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, लाइटनिंग मतलब जैसे हम बल्ब वगैरह लगाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों में जो है एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है। यहाँ पे हमारे पास जो है डायग्राम्स दी हुई है, यहाँ पे डायग्राम से जो है हम लोग समझते हैं कि बाहर से एनर्जी जो है जब अंदर की तरफ आ रही होगी, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जब एनर्जी आएगी तो वो उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक कहेंगे। और जब जो है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी मूव करेगी, ये जो एरोज हैं ये एनर्जी की मूवमेंट को शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये रिएक्शन जो होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा सराउंडिंग होगा वो ठंडा हो जाएगा, सिस्टम गर्म होगा। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि हमारा जो है सराउंडिंग जो है वो गर्म हो जाएगा और सिस्टम जो है वो ठंडा हो जाएगा, इट मीन्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि यहाँ तक जो है हमारे पास यहाँ पे इंथैल्पी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस हाउ मच हीट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। हीट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजफुल वर्क फ्रॉम इट। अब वो कहते हैं इंथैल्पी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है कि ये टोटल हीट होती है, हीट कंटेंट होता है सिस्टम का, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग ये जान सकें कि कितनी एनर्जी जो है, कितनी हीट जो है वो सिस्टम में मौजूद थी, ठीक है, और कितनी बच गई, आया कि उसमें तब्दीली जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई है या उससे रिलीज हुई है, और उसी जो है एनर्जी से हम लोग जो है यूजफुल वर्क कर सकते हैं। तो इस वजह से इंथैल्पी जो होती है हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।